आती है मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन, यानी कि ओवरहेड लाइन के कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। तो ओवरहेड लाइन आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, यानी कि जो ओवरहेड लाइन जो होती है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान हम कह सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ओवरहेड लाइन या फिर ओवरहेड पावर जो है लाइन एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाले स्थान से उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है। इस लाइन को सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइन होता है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, अब बात करें अगर हम मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनता है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ओवरहेड लाइन के कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं, उनके नाम आपको लिखना होगा। अगर डायग्राम बना सकते हैं आपको वहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम भी बना देना होगा। देखिए जो थ्योरी की कॉपी मिलेगी ऐसा नहीं है कि उसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना है। जैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं मेन कंपोनेंट ओवरहेड लाइन, तो ओवरहेड लाइन जैसे कंडक्टर पोल हो गया, इंसुलेटर हो गया, तो इस टाइप के अगर आप डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग शीट अलग से मिला है तो जिसमें थ्योरी वाला डायग्राम भी हम उसमें बना दें, केवल आपको जो ड्राइंग शीट मिला है उसमें डायग्राम जिसमें कहा जाएगा केवल वही आपको इसमें बनाना है। बाकी अगर थ्योरी के साथ डायग्राम है तो आपको उसी में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बाकी दोनों तरह से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि ओवरहेड लाइन में यूज़ किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपका है लाइन सपोर्ट, इसके बाद है क्रॉस आर्म, उसके बाद है क्लैंप, इसके बाद लाइन इंसुलेटर, कंडक्टर हो गया, लाइटिंग एडजस्टर हो गया, डेंसर प्लेट। तो ये सारे इक्विपमेंट है, इन सभी के नाम आप लोगों ने सुना भी होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में इन सभी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डेंजर प्लेट के अलावा कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एंटी क्लाइमिंग डिवाइस हो गया, बर्ड गार्ड हो गया, स्टे अरेंजमेंट हो गया, जंपर हो गया, अर्थ वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन करके इन सभी कंपोनेंट को देखते हैं, क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट पर मतलब कि क्वेश्चन आ जाएगा कि ओवरहेड लाइन से संबंधित निम्न टर्म्स पर आप टिप्पणी कीजिए। तो दे देगा आपको ऐसे 4-5 दे देगा, यहाँ पर देखिए ऐसे 4-5 आपको दे देगा, लाइन सपोर्ट दे देगा, डेंजर प्लेट दे देगा, लाइन इंसुलेटर, तो 4-5 दे देगा, उन सब पर आपको टिप्पणी करना होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि आपका लाइन सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए लाइन सपोर्ट आप लोगों ने सुना भी होगा। देखिए लाइन सपोर्ट क्या होता है, ऐसा सपोर्टिंग एक प्रकार का सपोर्टिंग पोल होता है, नाम से पता चल रहा है लाइन सपोर्ट, यानी कि ये क्या करता है, जो कंडक्टर होती है, कंडक्टर लाइन होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो आपको आपके घरों के आसपास जो पोल लगे होते हैं वो क्या काम करता है, उसका एक काम ये भी तो होता है, वो जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन गई होती है या कंडक्टर गई होती है उनको सपोर्ट भी तो प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि वह सपोर्टिंग पोल जो एक ओर भूमि में गड़ा होता है और दूसरी ओर इलेक्ट्रिक लाइन के अन्य अंगों को धारण करते हुए उसके कंडक्टर को भूमि से निश्चित ऊंचाई पर बनाए रखता है। जो चीज़ आप देखते हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इसी को बोलते हैं लाइन सपोर्ट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सपोर्टिंग पोल जो एक और भूमि में गड़ा होता है और दूसरी ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइन की अनेक पार्ट जैसे कि इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया, और भी जिस टाइप के उसमें क्लैंप लगते हैं, नट बोल्ट लगते हैं, उन सभी को ये क्या करता है, धारण किए होता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी को बोलते हैं लाइन सपोर्ट। अगर बात करें लाइन सपोर्ट का, तो लाइन सपोर्ट में कई प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तभी वह अच्छा लाइन सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। और इसके बाद यह जो आपका लाइन सपोर्ट होता है उसका भार बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि यह उसका वेट जो है वो लाइट हल्का होना चाहिए। और इसका जो आपका जो ये लाइन सपोर्ट है इसमें ये भी प्रॉपर्टी होना चाहिए लॉन्ग लाइफ, यानी कि ये लंबा टिकने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आपका गुड इन लुकिंग, मतलब देखने में भी अच्छा लगने वाला होना चाहिए। कॉस्ट में सस्ता होना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइन सपोर्ट में कई सारे प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। अगर बात करें लाइन सपोर्ट की, तो लाइन सपोर्ट कई प्रकार का आप लोगों ने देखा होगा, गांव में आप लोग कभी देखते होंगे जहां पर आरसीसी पोल की व्यवस्था नहीं होती, वहां पर लोग लकड़ी का भी पोल यूज़ कर लेते हैं। वहां पर भी एक मतलब कि अच्छे से पोल का एक अच्छे से लकड़ी का पोल बनाते हैं और उसके बाद उससे क्या करते हैं, उसके ऊपर से कंडक्टर को हम ले जाते हैं, उसको भी ओवरहेड लाइन ही बोला जाता है। तो लाइन सपोर्ट दो प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, और एक आप लोगों ने देखा होगा वो बड़ी मतलब कि हाई पावर के जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिनमें क्रॉस आर्म भी लगा होता है। तो इस प्रकार से लाइन सपोर्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका खंभे या पोल होता है और दूसरा होता है आपका टावर। ठीक है, अब बात करें अगर खंभे या पोल की, तो जो खंभे या पोल आपके होते हैं ये लगभग 66 kV तक की वोल्टेज
और 200 मीटर तक का स्पैन की इलेक्ट्रिकल लाइनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अगर खंभे या पोल की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका ये हो गया लकड़ी का पोल हो गया, ठीक है। लकड़ी के पोल के लिए हम जैसे कि कई प्रकार की लकड़ियाँ होती है, जैसे पुराने वृक्ष हो गए, चीड़ हो गया, तो मतलब कुछ हर प्रकार की लकड़ी का यूज़ नहीं करते हैं, कुछ विशेष लकड़ी का ही यूज़ करते हैं जिसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो आपका खंभे या लकड़ी के पोल होते हैं इनको क्या करते हैं 66 केवी तक की या 200 वोल्टेज तक की 66 केवी तक इसका वोल्टेज होता है और 200 मीटर तक के स्पैन के लिए हम लकड़ी के खंभे या पोल का यूज़ करते हैं। और हमने इसमें टाइप आपको बताया, तो लकड़ी के पोल हो गए, इसके बाद आपका सिंगल पोल हो गया, ए टाइप पोल आपने देखा होगा, एच टाइप का पोल होता है, स्टील के पोल होते हैं, स्टील ट्यूबुलर पोल होते हैं, रेल पोल हो गया, इसके बाद स्टील लैटिक पोल हो गया, इसके बाद इसमें सीमेंट कंक्रीट पोल, ज़्यादातर आप लोगों ने सीमेंट कंक्रीट पोल देखा होगा। सीमेंट कंक्रीट पोल में भी 2 टाइप के होते हैं, एक पीसीसी होता है, एक आरसीसी होता है। पीसीसी का मतलब होता है प्री कास्ट कंक्रीट पोल, इसमें जो होता है प्री कास्ट कंक्रीट पोल होता है, और आरसीसी जो होता है आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, ठीक है। तो इन सभी का यूज़ हम क्या करते हैं लाइन सपोर्ट के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी पोल के आप नाम भी देख सकते हैं। अगर हम टाइप ऑफ पोल की बात करें, जो आपके लकड़ी या खंभे के पोल होते हैं, सॉरी जो आपके पोल्स होते हैं वो कई प्रकार, जैसे वुडन पोल हमने आपको बताया, सिंगल पोल हो गया, ए टाइप पोल, एस टाइप पोल, स्टील ट्यूबुलर पोल, रेल पोल और सीमेंट पोल, ठीक है। अब इनके बारे में अगर हम 1 बाय 1 करके थोड़ा सा बताएं तो आपके जो लकड़ी के पोल होते हैं, हम जो लकड़ी के पोल होते हैं इसमें किसी विशेष लकड़ी का यूज़ करते हैं जिनकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। ये जो आपका ये वुडन पोल होते हैं, यहाँ पर जो आपके ये वुडन पोल होते हैं, इन पोल्स की जो अगर लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई जो होती है 10 मीटर से 14 मीटर तक होती है। इनकी लंबाई 10 से 14 मीटर तक होती है। और इनकी मोटाई की बात करें तो ऊपर से इनकी मोटाई 38 सेमी की होती है, ठीक है। तो ये आपका वुडन पोल हो गया। अगर बात करें हम सिंगल पोल की, तो जो होता है सिंगल पोल जो आपका होता है इसकी भी लंबाई 10 से 11 मीटर तक की होती है। और जो आपका सिंगल पोल होता है इसका यूज़ हम करते हैं 22 केवी तक वोल्टेज के लिए करते हैं। इसके बाद आपका आता है ए टाइप पोल। तो जो आपका ए टाइप का पोल होता है इसके लिए हम 12 सेमी से ऊपर 12 मीटर से ऊपर अगर इसकी लंबाई का पोल चाहिए तो हम ए टाइप पोल यूज़ करते हैं। और इस प्रकार जो ए टाइप पोल होता है इसका भी यूज़ हम क्या करते हैं 22 केवी तक की वोल्टेज के लिए और 80 मीटर तक के स्पैन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद एच टाइप पोल आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ पर हम एच टाइप पोल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एच टाइप पोल की बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है 13 13.5 सेमी से ऊपर ही, सॉरी 13.5 मीटर से ऊपर ही होती है। और ये क्या करते हैं ये 132 केवी, ये जो होते हैं एच टाइप के पोल जो होते हैं 132 केवी तक की वोल्टेज और 150 मीटर तक के स्पैन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका स्टील पोल हो गया, स्टील ट्यूबुलर पोल, रेल पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल होते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम टावर की, तो इसमें कई प्रकार के, हमें आपको 2 प्रकार, ये तो पोल की बात की हमने, अब हम बात करते हैं टावर की। तो यहाँ पर अगर हम टावर की बात करें तो 66 केवी जो आपका होता है वोल्टेज, 66 केवी मतलब 66 केवी या उससे हाई वोल्टेज तथा अगर 200 मीटर से अधिक स्पैन है तो इसके लिए हम पोल का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम स्टील टावर का यूज़ करते हैं। तो स्टील टावर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा IMRE में कि टावर को कैसे खड़ा करते हैं और किस वोल्टेज के लिए कौन सा टावर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका ये स्टील टावर हो गया, यानी कि 66 केवी और उससे वो 66 केवी या उससे अधिक वोल्टेज के लिए अगर 200 मीटर से अधिक के स्पैन है तो इसके लिए हम स्टील टावर का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है ओवरहेड लाइन में जो यूज़ होता है वो है आपका क्रॉस आर्म, ठीक है। तो आप लोगों ने क्रॉस आर्म जरूर देखा होगा। देखिए क्रॉस आर्म क्या होता है, जो आपके लाइन सपोर्ट होते हैं उनमें इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोने पर जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट इधर भी जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्रॉस आर्म देखिए बेसिकली करता क्या है, ये इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यह लकड़ी का भी बना हो सकता है और स्टील का भी बना हो सकता है, ठीक है। और इस क्रॉस आर्म को ही हम MS एंगल या MS चैनल भी बोलते हैं। कहने का मतलब जो ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जिस एसेसरीज का प्रयोग हम करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। यह लकड़ी या स्टील की बनी होती है, इसको हम MS एंगल या MS चैनल भी कहते हैं। अगर बात करें हम क्रॉस आर्म के लेंथ की, तो इसका लेंथ जो होता है 1.5 से 2.6 मीटर 5 मीटर होती है। और क्रॉस आर्म की पोल के टॉप पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है वो 1.2 मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्लैंप या ब्रैकेट। देखिए क्लैंप या ब्रैकेट आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे,
ठीक है, किसी न किसी मतलब कि कंपोनेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ओवरहेड लाइन है इसमें कई प्रकार के इंसुलेटर लगते हैं, ठीक है, ब्रेसिंग होते हैं, इन सभी को हम स्थापित करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्लैंप या ब्रैकेट का ही यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंसुलेटरों को पोल, टावर व उनकी क्रॉस आर्म में स्थापित करने, क्रॉस आर्म को पोल पर स्थापित करने, ब्रेसिंग को स्थापित करने, लाइन सपोर्ट पर अर्थ वायर या गार्ड वायर या प्रोटेक्टिव वायर इसे बोल सकते हैं, उसको इन सभी को स्थापित करने या फिर स्टे वायर को हम लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्लैंप का उपयोग करते हैं। क्लैंप क्या होता है, एक प्रकार से मतलब कि मजबूती प्रदान करता है, हम कह सकते हैं, या फिर एक प्रकार का सपोर्ट प्रदान करता है। जो भी हम ओवरहेड लाइन में कंपोनेंट लगाते हैं उनको क्या करते हैं, एक स्थान पर उस स्थान पर अच्छे से जकड़े रहता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका होता है लाइन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा, कई टाइप के इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि आपका होता है डिस्क इंसुलेटर हो गया, साइकिल इंसुलेटर हो गया, स्ट्रैंड इंसुलेटर हो गया, पेन इंसुलेटर हो गया। तो अपने काम के अकॉर्डिंग हम कई प्रकार के इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली इंसुलेटर करता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने ओवरहेड लाइन या स्टील टावर देखा होगा। अब देखिए स्टील टावर से वो ट्रांसमिशन लाइन भी जाती है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाती है, लेकिन आपके वो स्टील टावर में करंट का फ्लो नहीं होता है। तो करंट का फ्लो क्यों नहीं होता, कि आप लोगों ने कभी सोचा है? ये क्यों इसलिए नहीं होता, लाइन इंसुलेटर की वजह से। इंसुलेटर क्या करता है, जो आपके ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गई होती है उसको क्या करता है, स्टील टावर या फिर इलेक्ट्रिक पोल से उसको सेपरेट कर देता है, मतलब कि एक इंसुलेटिंग प्रोवाइड करता है। ये होता है लाइन इंसुलेटर का काम, ठीक है। तो ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लाइन कंडक्टर को लाइन सपोर्ट से इंसुलेटेड या अलग रखने के लिए हम लाइन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। इंसुलेटर जो होता है, आपको पता है इंसुलेटर है तो इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होगा, और यह जो होता है चीनी मिट्टी आदि का बनाया जाता है। तो वे इलेक्ट्रिक इंसुलेशन संरचनाएं जो लाइन कंडक्टर को लाइन सपोर्ट से इंसुलेट करने के लिए लाइन सपोर्ट पर ही स्थापित की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन इंसुलेटर, ठीक है। और कई प्रकार के लाइन इंसुलेटर होते हैं, जिस प्रकार से वोल्टेज होता है, जिस प्रकार से मतलब कि वहाँ पर जो रिक्वायर्ड होती है उस टाइप के हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं। इंसुलेटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका पिन इंसुलेटर हो गया, डिस्क इंसुलेटर हो गया, साइकिल इंसुलेटर हो गया, स्टैंड इंसुलेटर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर जो है आपके ओवरहेड लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि बिना कंडक्टर के आप इलेक्ट्रिक पावर को मतलब कि ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए ओवरहेड लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर कंडक्टर की बात करें हम, तो ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर का कार्य यही होता है, यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। और कंडक्टर के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो कॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ACSR या इस प्रकार से कई प्रकार कंडक्टर होते हैं। तो कंपनी जो भी रिक्वायर्ड होती है जिस भी कंडक्टर की, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो ओवरहेड लाइन में जो लाइन कंडक्टर होता है इसको हम इंसुलेटर पर स्थापित करते हैं। इंसुलेटर पर क्यों स्थापित करते हैं, ताकि जो आपका लाइन सपोर्ट है इससे कनेक्टेड ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडक्टर किस प्रकार से, ऐसे यहाँ पर एक कंडक्टर गए हैं, इन कंडक्टर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाइन इंसुलेटर से कनेक्टेड होती हैं। अब बात करें अगर हम कंडक्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि एक अच्छा कंडक्टर माना जाएगा उसका, तो इसका जो कंडक्टिविटी है, यानी कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए और इसकी रजिस्टिविटी जो है वो लो होनी चाहिए, तो एक अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। और बात करें इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होना चाहिए, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी लो होना चाहिए। और जिस भी कंडक्टर का हम यूज़ करते हैं ध्यान देना होगा कि वो मतलब कि वातावरण के प्रभाव से मुक्त हो और इसको हम कहीं भी आसानी से जोड़ या तोड़ सकें, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं कंडक्टर जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कौन से कंडक्टर का यूज़ करते हैं, तो एल्युमिनियम के कंडक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम से अच्छा कॉपर होता है, लेकिन कॉपर का यूज़ हम नहीं करते क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जो कॉपर होता है आपका, इसका रजिस्टिविटी भी इसका जो होता है वो लो होता है और कंडक्टिविटी इसका हाई होता है, लेकिन इसके कॉस्ट के अधिक होने की वजह से हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। कॉपर या एल्युमिनियम के अलावा भी कई प्रकार के कंडक्टर हम ओवरहेड लाइन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टील हो गया, कैडमियम कॉपर हो गया, लेकिन इन सब का यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता है। अगर इन दिनों बात करें तो इन दिनों सबसे ज़्यादा जो है वो एल्युमिनियम का ही यूज़ किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टे अरेंजमेंट। तो स्टे अरेंजमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा, पोल देखा होगा इस प्रकार से, यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पोल देखे होंगे। पोल के साथ एक वायर ऐसे ज़मीन में गई होती है। आप लोग सोचते होंगे कि ये जो वायर है ये पोल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल देखिए ऐसा ही है।
तो ऐसा ऐसा व्यवस्था हम बोल सकते हैं जो पोल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं स्टे अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, ये ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको आप 45 डिग्री पर भी आप इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं या फिर 30 डिग्री पर भी इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टे अरेंजमेंट। ये डायग्राम में आप चित्र देख सकते हैं और एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जाम में इस डायग्राम को बना भी सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर भी आप लोग जानते होंगे। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, जो बरसात के मौसम में जो आकाशीय बिजली होती है यानी कि लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, उससे क्या करता है, आपके इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो लाइटनिंग अरेस्टर जो होती है इसकी आप अगर इसकी वर्किंग के बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोगों ने SGP में इसके वर्किंग को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है ये क्या होता है, ये आपके आकाशीय इलेक्ट्रिसिटी से लाइटिंग से रक्षा करते हैं। ये क्या होते हैं, जो इसमें लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइटनिंग इस समय नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में लाइन कंडक्टर अर्थ के बीच क्या होते हैं, ये ओपन सर्किट होते हैं। लेकिन जैसे लाइटनिंग स्ट्रोक आती है ये क्या करते हैं, लो प्रतिबाधा का कार्य करते हैं और क्या कर देते हैं, जो लाइटनिंग होती है उसको अर्थ कर देते हैं और इस प्रकार से हमारा इक्विपमेंट जो होता है वो लाइटनिंग से बच जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। एंटी क्लाइंबिंग मतलब कि क्लाइंबिंग से रोकने के लिए जिस भी डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं हम एंटी क्लाइंबिंग। लेकिन एंटी क्लाइंबिंग के लिए हम कई प्रकार की डिवाइस का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर बारबर्ड वायर का ही यूज़ करते हैं, कटीले तार का, कई प्रकार के हम डिवाइस का यूज़ करते हैं। लेकिन इन दिनों अगर बात करें सबसे अधिक जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, बारबर्ड वायर का ही यूज़ किया जाता है, कटीले तार का, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कम होती है और इसको इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो पोल पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन न चढ़ सके इसके लिए हम 2.5 मीटर दूरी का GI गैल्वनाइज्ड आयरन कटीला तार लपेट देते हैं, इसी को बोलते हैं हम एंटी क्लाइंबिंग। अब हम देखते हैं अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इससे संबंधित इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल भी है। ठीक है, तो अगर बात करें अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का, तो ट्रांसमिशन लाइन की भी अर्थिंग की जाती है। ये आपके जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है 90 में इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर भारतीय विद्युत नियम 90 के अनुसार अगर हम बताएं तो ओवरहेड लाइन के 1.6 किलोमीटर में कम से कम 4 अर्थिंग होनी चाहिए। और लाइन सपोर्ट की अर्थिंग के लिए हम क्या करते हैं, अधिकतर पाइप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन के अर्थिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम पाइप अर्थिंग का ही यूज़ करते हैं। पाइप अर्थिंग का डायग्राम कैसे बनेगा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में ही हम इसके लिए क्या करते हैं, सामान्यतः 2.5 मीटर लंबा 40 mm आंतरिक व्यास व 2.9 mm मोटाई का GI पाइप यूज़ में लाते हैं। अब हम देख लेते हैं पूरी डिटेल में कि जो रूल नंबर 90 है, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है अर्थिंग से रिलेटेड ट्रांसमिशन लाइन के, उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो रूल नंबर 90 के अनुसार ओवरहेड लाइन के सभी सपोर्ट और मेटल की फिटिंग को हम अच्छी तरह अर्थ किया जाएगा तथा ओवरहेड लाइन में प्रत्येक 1600 मीटर की दूरी पर समान रूप से 4 स्थानों पर क्या किया जाएगा, अर्थिंग की जाएगी। ठीक है, और प्रत्येक स्टे वायर को भी अर्थ किया जाएगा जब तक उसमें किसी प्रकार का इंसुलेटर यूज न किया गया हो। सब स्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि सब स्टेशन क्या होता है। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, आप पिछले सेमेस्टर में भी ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा एक बार, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप आसानी से कर पाएंगे। बाकी इस चैप्टर में जो आप नहीं पढ़े हैं वो है आपका न्यूमेरिकल और ये एस्टिमेशन, ये अभी आपको आगे हम बताएंगे, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए सब स्टेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक जो सब स्टेशन है आपका एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं। आप लोगों ने सब स्टेशन जरूर देखा होगा, वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, स्विच गियर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया। ये सभी डिवाइस क्यों लगते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल और मैनेज करने का कार्य करते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेगुलेट करता है और उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वहाँ पर एक ही कार्य नहीं होता है, वहाँ पर कई सारे कार्य होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। अगर बात करें हम कौन कौन से कार्य जो सब स्टेशन पर होते हैं, तो वहाँ पर देखिए हम वोल्टता को हाई मतलब वोल्टता को क्या करते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। जो सर्किट होता है उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी परिवर्तित किया जा सकता है और पावर फैक्टर में अगर
सुधार करना हो तो सब स्टेशन की सहायता से करते हैं, एसी को डीसी में बदलते हैं। तो सब स्टेशन जो होता है एक से अधिक कार्य को करने में सक्षम होता है। ठीक है, देखिए जो आपका सब स्टेशन है ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेगुलेट करता है। इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि वह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में आसानी से ट्रेवल कर सके और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से विद्युत सब स्टेशन तक पहुँचती है। क्योंकि सब स्टेशन जो होता है कई प्रकार के होता है, जहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज लेवल को कम करते हैं। कम वोल्टेज लेवल को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा घरों में, बिजनेस और उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। अब अगर इसके सब स्टेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है ये आपके पावर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यह कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे पावर फैक्टर करेक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, सिस्टम प्रोटेक्शन और लोड बैलेंसिंग। इसके अलावा सब स्टेशन में पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग और फॉल्ट डिटेक्शन भी होता है, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल फेल्योर या प्रॉब्लम को डिटेक्ट और रिसॉल्व किया जा सके। यहाँ पर देखिए जो आपका सब स्टेशन होता है वहाँ पर मीटरिंग डिवाइस लगा होता है, सीटी, पीटी, ये सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जो कि विभिन्न कार्य को करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो सब स्टेशन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपका सब स्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सब स्टेशन के बारे में अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतना लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है सब स्टेशन से संबंधित कि सब स्टेशन का जब हम मतलब कि स्थापित करते हैं तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखते हैं। सिलेक्शन ऑफ सब स्टेशन मतलब कि किस प्रकार के स्थान पर हम चयन करते हैं कि यहाँ पर सब स्टेशन को स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। इसको ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, बस नॉर्मली आपको यहाँ पर हम टाइप्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होते हैं कई प्रकार से इनको कई आधार पर विभाजित किया गया है। जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वो अगर अकॉर्डिंग टू सर्विस की बात करें तो सर्विस के आधार पर ये कई प्रकार का होते हैं। जैसे कि आपका एक होता है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में भी कई टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आता है अकॉर्डिंग टू सर्विस में ही नेक्स्ट नंबर आता है आपका इंडस्ट्रियल सब स्टेशन का। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सब स्टेशन में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्विचिंग सब स्टेशन हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन और फ्रीक्वेंसी चेंज सब स्टेशन, प्रवर्तक कन्वर्टिंग सब स्टेशन। जहाँ पर देखिए जिन सब स्टेशन का नाम बता रहे हैं उनके नाम में ही इसकी डिफिनेशन है। जैसे अगर हम स्विचिंग सब स्टेशन की बात करें तो जो स्विचिंग सब स्टेशन है ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के सर्किट को बिना उसको कन्वर्ट किए ऑन ऑफ करता है, इसी को हम बोलते हैं स्विचिंग सब स्टेशन। ठीक है, इसके बाद जो इंडस्ट्रियल सब स्टेशन है ये क्या करता है, अब बड़े कंज्यूमर जो मतलब कि ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करते हैं उनको विद्युत शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो आपका है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो यही आपके सिलेबस में दिया गया है और यही आपको पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका इसमें भवन के अंदर यानी कि इंडोर सब स्टेशन जो कि 11 kVA तक, नॉर्मली 11 kVA तक होता है और वैसे तो 1000 kVA तक भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट है आपका वो होता है आउटडोर सब स्टेशन, यानी कि घर के बाहर यानी कि भवन के बाहर जो स्थापित सब स्टेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं आउटडोर सब स्टेशन। तो देखिए जो आउटडोर सब स्टेशन होता है ये दो टाइप का होता है। इसमें पहला होता है आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन जो कि पोल पर स्थापित किए जाते हैं। आप लोगों ने घरों के आसपास देखा होगा एच टाइप का पोल, ऐसे कुछ एच टाइप कैसे बना रहता है और इस पर क्या किया जाता है, सब स्टेशन को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 पोल भी हो सकते हैं और 4 पोल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने पावर रेटिंग का ट्रांसफार्मर है या फिर कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है। और दूसरा होता है आपका प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन। तो देखिए जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है उस पर हम बाहरी जो मतलब कि अधिक वजन के ट्रांसफार्मर होते हैं उनको स्थापित नहीं कर सकते हैं पोल पर, इसलिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम नींव पर क्या करते हैं उसको स्थापित बोलते हैं। तो इस टाइप के ही सब स्टेशन को हम बोलते हैं प्लिंथ माउंटेड या फिर नींव पर स्थापित सब स्टेशन। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये जो सब स्टेशन होते हैं 125 kVA ट्रांसफार्मर क्षमता से अधिक के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। अब आता है मेन इक्विपमेंट एंड एसेसरीज इंस्टॉल्ड ऑन द सब स्टेशन। यही जो आपको हम बताने वाले हैं मेन इक्विपमेंट एंड एसेसरीज इंस्टॉल्ड ऑन द सब स्टेशन, यानी कि सब स्टेशन पर कौन कौन से मुख्य सहायक उपकरण व उपकरण इंस्टॉल्ड स्थापित किए जाते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार आया था और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर केवल इक्विपमेंट ही नहीं, आपको इनके सिंबल भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में सिंबल भी आ सकता है कि सिंबल बनाइए, क्योंकि यह ड्राइंग का पेपर है आपका।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे उपकरण, आपके सब स्टेशन जो होता है वहाँ पर बहुत सारे उपकरण यूज़ किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सब स्टेशन है। यहाँ पर कुछ मेनली जो सब स्टेशन में इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, और आगे जो भी आपका इसका एस्टिमेशन आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो वहाँ पर यहाँ पर हमने कुछ मुख्य इक्विपमेंट एंड एसेसरीज़ को मेंशन किया है। अब इनके बारे में 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका है बस बार, जो कि बस बार यूज़ किया जाता है। इंसुलेटर हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रोटेक्टिव रिले, लाइटनिंग अरेस्टर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, पैनल बोर्ड। तो ये सारे कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जो कि सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम सबको देखते हैं। ठीक है, तो बस बार, जो कि बस बार आप लोगों ने सुना ही होगा कि बस बार क्या होता है। तो देखिए, जो बस बार होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, जो किसी भी, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक इनकमिंग लाइन से कई आउटगोइंग लाइन को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक इनकमिंग लाइन है और कई आउटगोइंग लाइन है। तो कम कम हम कह सकते हैं कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बस बार का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि देखिए, बस बार जो होता है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो किसी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। यह बेसिकली कुछ मतलब कि किसी विशेष टाइप का नहीं, ये एक कंडक्टर ही होता है, क्योंकि इसमें देखिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये कंडक्टर ही होता है। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना। बस बार जो होता है किस मटेरियल का बना होता है? तो ये धातु की एक पट्टी या प्लेट होती है, या बार या फिर रॉड होती है, जो तांबा, एल्युमिनियम या उनकी मिश्र धातु से बनी होती है। अब जो सब स्टेशन जो का बस बार है, इसका डिज़ाइन जो है आयताकार, गोलाकार या ट्यूबुलर हो सकता है, और इसके सिरों में क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं? दूसरे विद्युत उपकरणों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बस बार। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर। तो देखिए, जो इंसुलेटर होता है आपका, ये आप लोगों ने इंसुलेटर देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वहाँ पर डिस्क टाइप इंसुलेटर हो गया, फिर पिन इंसुलेटर हो गया, साइकिल इंसुलेटर हो गया। इन सभी इस टाइप के इंसुलेटर होते हैं जो स्टील टावर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक पोल हो गया, या फिर आरसीसी पोल हो गया, वहाँ पर आप लोग ये देखे होंगे। तो जो इंसुलेटर होता है बेसिकली क्या करता है? यह अपने माध्यम से विद्युत धारा के फ्लो को रोकने का काम करता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो इंसुलेटर होते हैं उच्च विद्युत प्रतिरोध वाले मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि चीनी मिट्टी हो गया, बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन जिससे बनाते हैं, कांच हो गया, या फिर मिश्रित सामग्री कोई भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर जो आपका इंसुलेटर होता है एक सब स्टेशन में, इंसुलेटर जो है विद्युत सुरक्षा को बनाए रखने, विद्युत दोषों को रोकने और बिजली प्रणाली के विश्वसनीय संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट है आपका आइसोलेटर। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं आइसोलेटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो आइसोलेटर जो होता है एक कनेक्शन ब्रेकिंग डिवाइस होता है, जिसका उपयोग हम पावर सर्किट के किसी विभाग को, किसी भी सेक्शन को सर्किट ब्रेकर द्वारा लोड को ऑफ कर देने के बाद सर्किट से मैकेनिकली अलग करनी है, तो इसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आप लोगों ने देखा ही होगा सब स्टेशन में। जो सर्किट ब्रेकर है एक स्विचिंग डिवाइस होती है, जो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही स्थितियों में ऑपरेट करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। सर्किट ब्रेकर जो होता है एक स्विच की तरह कार्य करता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन और क्लोज करने में उपयोग करते हैं। इसका हम जो सर्किट ब्रेकर आपका होता है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका फ्यूज। फ्यूज का सिंबल जो है कुछ इस प्रकार से फ्यूज का सिंबल बनता है। जब आप सिंगल लाइन डायग्राम, जिसको SDL भी बोलते हैं, जब आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इन सिंबल्स की। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो फ्यूज़ है इसका यूज़ हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में करते हैं, जो सामान्यतः शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है आपका पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। सिंगल लाइन डायग्राम में कुछ इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जहाँ वोल्टेज को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं? पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के अंतर्गत दो आते हैं आपका, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दो अंतर आते हैं। एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो देखिए, इंडिकेटिंग के अलावा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पर हम प्रोटेक्टिव रिले की करंट वाहन पावर वोल्टेज सीमा बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में सामान्यतः इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर उपयोग में लाते हैं। तो करंट सीमा बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर तथा वोल्टेज सीमा बढ़ाने के लिए हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने CT-PT का नाम सुना होगा। तो CT का मतलब यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर और PT का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। CT का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है, और PT का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से आपको सिंगल लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा।
अब नेक्स्ट है आपका रिले। ठीक है, तो रिले का सिंबल कुछ इस प्रकार से है। जब भी आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो रिले की बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिले मतलब कि लगभग हर जगह बनता है इसमें सिंगल लाइन डायग्राम में। जब आप सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर के पहले हम रिले का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए रिले क्या होता है। रिले क्या होता है, जो होता है लो पावर ऑपरेटिंग डिवाइस होता है, जो हाई पावर डिवाइसों को ऑपरेट होने हो तो निर्दिष्ट करती है। फाल्ट स्टेट में क्या होता है, ट्रिप होने हो तो जो सर्किट ब्रेकर को निर्देश मिलता है वो रिले से ही प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का क्या काम होता है, ये लाइटनिंग से यानी कि आकाशीय बिजली से ये ट्रांसफार्मर को हमारे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के इलेक्ट्रिक उपकरणों को लाइटिंग रक्षण है, तो लाइटिंग से सेफ्टी के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। देखिए ऐसे सब स्टेशन जिनका इंस्टॉलेशन हम बिल्डिंग या भवन के अंदर, घरों के अंदर करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं इंडोर सब स्टेशन। जो इंडोर सब स्टेशन है इनकी रेटिंग कितनी होती है, 11/0.4 केवी तक की वोल्टेज के ये होते हैं। और इस प्रकार के सब स्टेशन में हम स्विच गियर, हाई वोल्टेज पैनल ट्रांसफार्मर तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होते हैं, ये सभी चीज़ें हम भवन के अंदर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ट्रांसफार्मर में आपको पता होगा कि 2 साइड होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, डायग्राम बनाने में आपको हेल्प करेगा। ट्रांसफार्मर में जो होती है जनरली ट्रांसफार्मर में 2 साइड होती है, एक होती है एसटी साइड, दूसरा होता है एलटी साइड। ठीक है, तो एसटी का मतलब हाई टेंशन, एलटी का मतलब लो टेंशन। ठीक है, तो जो सब स्टेशन का डायग्राम बनाएंगे भी आपको आगे दिखाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एसटी साइड और एलटी साइड दोनों पैनल होते हैं, वहाँ पर हम इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड में हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मीटर आदि लगाते हैं। अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक इंडोर सब स्टेशन का डायग्राम को दिखाया गया है। इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए जो इंडोर सब स्टेशन है, ये पूरा इसका ये डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 गेट लगाए गए हैं इंडोर सब स्टेशन में, और यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया गया है, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर आपके दो साइड होते हैं ट्रांसफार्मर के। तो पहला वाला इसमें है एलटी पैनल और दूसरा है एसटी पैनल। एलटी पैनल के साइड भी हम ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, ओसीबी हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हम लगाते हैं। और इस साइड भी यहाँ पर वो चीज़ें लगती है। और यहाँ से पावर को क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, यहाँ से पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो हो गया एक स्कीमेटिक डायग्राम जो आपका इंडोर सब स्टेशन होता है। अब देखिए इसका जो आपका वो सिंगल लाइन डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बनता है। 11/0.4 केवी का सिंगल लाइन डायग्राम इंडोर सब स्टेशन का। सबसे पहले यहाँ से आपकी इनकमिंग लाइन आती है, यानी कि जो जहाँ से भी हम उस कनेक्शन को मतलब कि सब स्टेशन में जहाँ से भी हम सप्लाई देते हैं वो इनकमिंग लाइन होगी। 11 केवी की इनकमिंग लाइन आती है। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इसके बाद एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं जो कि क्या करता है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पर एक आइसोलेटर लगता है TPMO विथ एनलिंक। इसके बाद यहाँ पर CT लगता है, CT क्या करता है, करंट को मेजर करने के लिए। इसके बाद एक ऑयल सर्किट ब्रेकर लगता है, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, एक लगा देते हैं यहाँ पर हम बस बार। ठीक है, बस बार क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बस बार लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। तो फिर से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया, फिर एक आइसोलेटर, फिर एक CT लग गया। इस साइड भी वही सेम चीज़, जो इस साइड है वही चीज़ इस साइड होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑयल सर्किट ब्रेकर, और फिर यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दिया, ट्रांसफार्मर 1 ट्रांसफार्मर 2। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ पर एक ऑयल सर्किट, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑयल सर्किट ब्रेकर लगता है, फिर एक CT, इसके बाद यहाँ पर एक आइसोलेटर, फिर देखिए यहाँ पर बीच में बस कप्टर लगाया जाता है। यहाँ से आप यहाँ से क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जहाँ भी हमको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जहाँ भी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर इसको हम फीड करते हैं। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, कई स्थानों पर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर जो बस कप्टर लगा है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी अगर इसमें यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो यहाँ पर बस कपलर से क्या करते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद इसमें क्या करते हैं, जो भी मतलब कि बस इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो भी आइसोलेटर लगा होता है यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, और तब तक के लिए हम सप्लाई यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस कपलर का यही काम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिंगल लाइन जो आपका इंडोर सब स्टेशन है इसका सिंगल लाइन डायग्राम आपको बनाना होगा। देखिए इसको यहाँ पर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ये डायग्राम देखिए बना हुआ है तो आपको कम समझ में आ रहा है, लेकिन इसका एक सेपरेट वीडियो आपको बताएंगे, उसमें आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे कैसे बनाना है एग्जाम में। ठीक है,
अब हम देखिए इसमें आता है आपका एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंडोर सब स्टेशन, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि आपका आउटडोर सब स्टेशन क्या होता है, और इसमें भी दो टाइप्स के हैं, इन दोनों को देख लेंगे। इसके बाद जो मटेरियल इन सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं उनको देखेंगे। तो देखिए जो आपका आउटडोर सब स्टेशन है वो, तो इसको क्या, आउटडोर सब स्टेशन का मतलब है कि आउटडोर यानी कि घर से बाहर यानी कि भवन के बाहर सब स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो भवन से बाहर स्थापित किए जाते हैं। तो वे आउटडोर जिनमें सब स्टेशन के अवे यानी सब स्टेशन के इक्विपमेंट एसेसरीज भवन के बाहर स्थापित किए जाते हैं, और भवन के बाहर स्थापित किए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम आउटडोर सब स्टेशन। ये जो होते हैं सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन, दूसरा होता है आपका फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। अब बात करते हैं हम पोल माउंटेड सब स्टेशन की, तो आप लोगों ने पोल माउंटेड सब स्टेशन जरूर देखा होगा। तो देखिए जो भवन के बाहर स्थापित वे सब स्टेशन जिनको लाइन पोलों पर यानी कि इस प्रकार से आपका पोल होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको माउंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। और ये सब स्टेशन जो होते हैं सामान्यतः 11/0.4 kV तथा अधिकतम 300 kV तक की क्षमता के ये होते हैं। अब ये सब स्टेशन जो होते हैं एस टाइप के पोल होते हैं, उन पर इसको हम स्थापित करते हैं। और ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड यानी कि एसटी साइड में हम लाइटनिंग अरेस्टर, टीपीएमओ, फ्यूज सेट आदि लगाते हैं, तथा निम्न वोल्टेज साइड में हम फ्यूज के साथ केबल को भी जोड़ते हैं। ठीक है, इसका भी सिंगल लाइन डायग्राम एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। अब नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है, यानी कि फाउंडेशन यानी कि ज़मीन पर स्थापित होते हैं इसके सारे इक्विपमेंट। तो ऐसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो भवन से बाहर भूमि पर संस्थापित किए जाते हैं या नींव पर स्थापित किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। और सामान्यतः 125 kVA तक का ट्रांसफार्मर से अधिक भार क्षमता के लिए हम ट्रांसफार्मर नींव पर स्थापित किए जाते हैं। और इसमें नेक्स्ट है ये सब स्टेशन जो है 33/11 kV या अधिक वोल्ट तक के होते हैं। अब बात करें इसमें ट्रांसफार्मर के एसटी और एलटी साइड की, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर के एसटी साइड में हम सभी जो सब स्टेशन होते हैं इसमें ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त एसटी साइड में आइसोलेटर लगा होता है, सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर आदि लगा होता है। इसके अलावा लो वोल्टेज साइड यानी कि एलटी साइड में सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, बस कपलर आदि की व्यवस्था होती है। हैं कि अर्थिंग होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए किसी भी उपकरण की अर्थिंग करने का सबसे पहला कारण होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। मतलब कि इलेक्ट्रिक अर्थिंग जो किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए किया जाता है। कई बार देखिए हमारा उपकरण जो होता है ख़राब हो जाता है, जिसके कारण उस उपकरण के धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट आ जाता है और जिसे छूने पर हमें करंट लग सकता है। तो इस प्रकार करंट से बचने के लिए हम उस उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं, ताकि जो भी करंट है वह उस अर्थिंग की मदद से सीधा धरती में मतलब पृथ्वी में चला जाए और हमें बिजली का झटका न लगे। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक अर्थिंग किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जैसे मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रिक कोई डिवाइस है और इसकी जो बॉडी होती है यहाँ पर बॉडी से क्या करते हैं हम अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके अर्थिंग कर देते हैं। तो जब इसकी बॉडी में क्या होता है करंट आ जाता है, लीकेज करंट आ जाता है, तो हमें छूने पर झटका लग सकता है। तो इस प्रकार से झटके से बचने के लिए अगर हम इसकी बॉडी को अर्थिंग कर देंगे तो बॉडी में अगर इसकी करंट आता है तो वह जो अर्थिंग वायर होगा उसके माध्यम से पृथ्वी में चला जाएगा। उससे क्या होगा, हमको करंट नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, लीकेज करंट से बचने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन देना हो तो हम इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देंगे कि किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण को किसी तार के द्वारा पृथ्वी के अंदर दबी हुई अर्थिंग प्लेट से जोड़ना अर्थ कहलाता है। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में आप इस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण को किसी तार के द्वारा पृथ्वी के अंदर दबी हुई अर्थिंग प्लेट से जोड़ना अर्थ कहलाता है। और देखिए अर्थिंग के लिए क्या होता है, अर्थिंग के लिए हम कम प्रतिरोध वाली तार का इस्तेमाल करते हैं और अर्थिंग के लिए हम मोटे व कॉपर तार का इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग के लिए कम प्रतिरोध वाला तार का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि करंट बहने के लिए हमेशा कम रेजिस्टेंस रास्ते को चुनता है। देखिए अर्थिंग के लिए हम किसकी जो वायर यूज़ करते हैं वो हमेशा कम प्रतिरोध वाला यूज़ करते हैं। ताकि क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जो करंट होता है वो हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को चुनता है। और हमारे शरीर का रेजिस्टेंस जो होता है 1000 ओम या उससे भी ज़्यादा होता है। और जो हम अर्थिंग करते हैं, परंतु हम जो जिस तार का अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस जो होता है 1 ओम से 5 ओम के बीच रखते हैं। इसलिए करंट हमारी बॉडी से ना होकर अर्थिंग से निकल जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब समझिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है
और यहाँ पर इसकी बॉडी को मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऐसे ला के अर्थ कर दिया है, और यहाँ से एक मनुष्य आता है और इस यहाँ से एक मनुष्य आता है और इसकी बॉडी को टच कर देता है, और इस समय इसकी बॉडी में करंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम अर्थ वायर यूज किए हैं इसका प्रतिरोध जो है 1 ओम है, और जो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस जो है वो 1000 ओम से के लगभग होता है। तो जो करंट होगा हमेशा कम पाथ वाले रास्ते को चुनेगा, इसलिए करंट हमारे शरीर को न लगकर जो यहाँ पर अर्थ वायर है उसके माध्यम से पृथ्वी में चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इसमें हमने लिखा है कि अर्थिंग के लिए हम कम प्रतिरोध वाली वायर का यूज करते हैं। तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका पर्पज ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग करने का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है लीकेज करंट को पृथ्वी में विसर्जित करना। देखिए लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए अर्थिंग। अब देखिए लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए जो अर्थिंग की जाता है, वहाँ पर आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा जो इलेक्ट्रिक टावर होता है उसका सबसे जो टॉप वाला वायर गया होता है उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग बोलते हैं। तो सबसे टॉप सबसे ऊपर इसलिए रहता है ताकि जैसे कि अगर आकाशीय बिजली आता है तो सबसे ऊपर वाला तार जो होता है अर्थ से जुड़ा होता है, और वहीं से जो लाइटनिंग होता है वो पृथ्वी में समाहित हो जाता है और हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो बच जाता है। तो लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए भी हम अर्थिंग का ही यूज करते हैं। और देखिए अर्थिंग करने का उद्देश्य होता है न्यूट्रल वायर को अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखना होता है। अब यहाँ पर देखिए हाउ अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड सेफ्टी, मतलब कि अर्थिंग सिस्टम जो होता है सेफ्टी किस प्रकार से प्रोवाइड करता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जो आपका अर्थ वायर होता है, जैसे हमने आपको बताया था, मान लीजिए ये कोई ठीक है इलेक्ट्रिक डिवाइस है या कोई मशीन है, तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में जो अर्थ वायर होगा उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जब एबनॉर्मल कंडीशन होगा, कहने का मतलब कि जैसे फॉल्ट हो जाता है या कोई इंसुलेशन फेल्योर हो जाता है, तो जो लाइव वायर होगा वो क्या होगा, मशीन की बॉडी से टच हो जाता है। लाइव वायर का मतलब जिसमें करंट आ रहा है वो मशीन की बॉडी से टच हो जाता है, और अगर हम अर्थिंग नहीं किए रहेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इसलिए क्या होता है, अर्थिंग करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। अर्थिंग जो होता है कई प्रकार से किया जाता है, यह निर्भर करता है कि आप पर, मतलब कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा अर्थिंग करना चाहते हैं। तो कहाँ पर किस काम के लिए कितने लोड के लिए अर्थिंग करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर टाइप्स ऑफ अर्थिंग की बात करें तो इसके कई टाइप्स होते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला है आपका स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। तो देखिए स्ट्रिप और वायर अर्थिंग को हम उस जगह करते हैं जहाँ पर पथरीली जगह होता है। तो स्ट्रिप या वायर अर्थिंग का उपयोग जो होता है हम उस जगह करते हैं जहाँ पर पथरीली जगह होता है, जिस जमीन में ज़्यादा पत्थर होते हैं। इस तरह की अर्थिंग में क्या होता है, स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लंबी व पतली प्लेट को स्ट्रिप कहा जाता है। यहाँ पर स्ट्रिप आप देख सकते हैं, इसी को स्ट्रिप बोला जाता है और इसी को वायर अर्थिंग भी बोला जाता है। तो स्ट्रिप अर्थिंग का यूज जो होता है हम उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर पथरीली जगह होता है। अब देखिए स्ट्रिप अर्थिंग के बारे में डिटेल में कि इस प्रकार की अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में 3 mm स्क्वायर के कॉपर वायर का या 6 mm स्क्वायर का गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर का यूज करते हैं। इसे पृथ्वी के भीतर कम से कम 5 मीटर गहराई स्ट्रिप अर्थिंग तथा 15 मीटर गहराई के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप इमेज देख सकते हैं। बाकी जो आपका सिलेबस में दिया गया है 2 डायग्राम बनाने का, उसका डायग्राम यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये केवल समझने के लिए डायग्राम है। वो जो डायग्राम बनाने हैं जिसको एग्जाम में आ सकता है उसको हम अलग से बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कॉपर स्ट्रिप अर्थिंग किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गहराई, इसका जो गहराई होता है वो नमी पर निर्भर करता है, और एक ग्राउंड है, सॉइल है। यहाँ पर देखिए गहराई भी GI पाइप यहाँ पर एक हमने लगाया है, तो इसे ही बोला जाता है स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट होता है रॉड अर्थिंग। देखिए रॉड अर्थिंग क्या होता है, यह अर्थिंग जो होता है बलुआ जमीन, मतलब कि बलुई मिट्टी जिधर होती है वहाँ पर इसका उपयोग हम करते हैं। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। छड़ होता है, मतलब जैसे रॉड जो होता है उसको हम क्या करते हैं, हैमर की सहायता से ज़मीन में गाड़ देते हैं, और अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई जो है वो नमी पर निर्भर करता है। और देखिए इस अर्थिंग में क्या होता है, 12 mm व्यास की कॉपर रॉड, मतलब जो हम कॉपर का रॉड यूज करेंगे उसकी जो होना चाहिए वो 12 mm व्यास का होना चाहिए, और 16 mm व्यास की GI रॉड का इस्तेमाल, रॉड मतलब छड़ रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए यह प्रकार बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के अर्थिंग टेम्पोररी के भी प्रयोग किया जाता है, मतलब कि एग्जाम में पूछ सकता है कि रॉड अर्थिंग का मतलब कि और
किस लिए हम इसको प्रयोग करते हैं, तो रॉड अर्थिंग का प्रयोग हम टेम्पोररी अर्थिंग के लिए भी करते हैं। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट जो है वो है कॉइल अर्थिंग। तो नाम से पता चल रहा है कॉइल के रूप में इसका अर्थिंग किया जाता है। तो देखिए जो कॉइल अर्थिंग होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसका उपयोग लकड़ी के पोल, लाइन पोलों को, लकड़ी के पोल हो गया, लाइन पोल को भू संपर्कित करने के लिए उपयोगों में लाया जाता था। इस अर्थिंग में क्या होता है, GI गैल्वेनाइज इंसुलेटेड वायर से बनी कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की अर्थिंग में 8 SWG का वायर को हम 50 mm डायामीटर में कॉइल का आकार देकर बना देते हैं और इसके लिए 1800 mm गहरा गड्ढा होता है। तो आप देख सकते हैं जो कॉइल अर्थिंग होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसी प्रकार से कॉइल अर्थिंग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऐसे से जो बना है यही है कॉइल अर्थिंग। और जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका पोल है, यहाँ से 1200 mm की दूरी पर यहीं से क्या किए हम, अर्थ वायर लगा के यहाँ पर क्या किए हैं, कॉइल लगा दिए हैं। तो इसी को बोला जाता है कॉइल अर्थिंग। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है कि कॉइल को गहराई में खड़ा करने के बाद नमक तथा कच्चे कोयले की लेयर डालकर उसे पाड़ दिया जाता है। मतलब कि जो कॉइल होता है आपका उसको गहराई में पहले तो गाड़ देते हैं, उसके बाद उसमें नमक या कच्चा कोयला का लेयर भी डाल के पाड़ देते हैं। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट है पाइप अर्थिंग। देखिए पाइप अर्थिंग क्या होता है, यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला अर्थिंग होता है। इस अर्थिंग के अंदर हम पाइप का प्रयोग करते हैं और इस अर्थिंग में 28 mm व्यास की छेददार GI पाइप गड्ढा बनाकर ज़मीन की सतह से कम 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ी जाती है। मतलब पाइप अर्थिंग होता है, इसके अंदर हम एक पाइप का यूज़ करते हैं और पाइप जो होता है 28 mm व्यास की छेददार पाइप होती है और उसको हम ज़मीन से कम 1.25 मीटर गहराई तक उसको गाड़ते हैं। और गाड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको हम कच्चे कोयले व नमक की परत से उसको पाट देते हैं। इससे अर्थिंग तार को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर अब आप चित्र में देख सकते हैं अर्थ वायर किस प्रकार से किया जाता है। ये आपका अर्थ वायर और ये आपका क्या है, ये GI पाइप है। इसके बारे में और देखिए यहाँ पर जो 25 mm की जो GI पाइप होती है उसको हम 2 से 3 मीटर लंबा होना चाहिए और उसी को हम क्या करते हैं, ग्राउंड में गाड़ देते हैं। और जो इसकी गहराई होनी चाहिए वो सॉइल और वाटर मतलब मिट्टी और पानी के नेचर पर डिपेंड करता है। लगभग 9 या 10 फुट इसकी गहराई होती है। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट है पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग जो होता है, इस तरह की अर्थिंग में हम कॉपर या GI गैल्वेनाइज इंसुलेटेड प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो नाम है प्लेट अर्थिंग, तो इसमें हम GI प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए जो कॉपर वायर होता है उसका इस्तेमाल हम कॉपर प्लेट पर और GI वायर का इस्तेमाल GI प्लेट पर करते हैं। इस प्लेट का आकार जो होता है 60 सेमी इंटू 3.18 मीटर होना चाहिए। इस प्लेट को हम 3 से 5 मीटर तक इंस्टॉल करते हैं। मतलब प्लेट अर्थिंग में जो प्लेट होती है उसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेट होती है उसको हम 3 से 5 मीटर तक इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, आपको इस पर चारकोल और साल्ट का मिक्सचर डालना है। यह अर्थिंग जो होता है सबसे अधिक प्रभावी होता है। मतलब प्लेट अर्थिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर इसमें देखिए पावर स्टेशन और सब स्टेशन में प्लेट अर्थिंग का ही यूज़ किया जाता है। यह अर्थिंग उस जगह पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो, अर्थात जहाँ लोड काफ़ी ज़्यादा होता है।